हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आपको। किसी ने पूछा हुआ था कि जो बीएड के सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं और एडिशनल पेपर जो है वो किस तरह से होगा और दो पेपर एक दिन कैसे होंगे बीएड सेकेंड ईयर में। तो जो आपके पेपर हैं सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बीएड सेकेंड ईयर में सभी स्टूडेंट्स के सेम सब्जेक्ट रहेंगे, किसी का कोई चेंज नहीं है। चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से हैं और कोई भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है तो आपका जो सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो सबके सेम है। ठीक है, तो 5 पेपर हैं, 3 तो कंपलसरी है ही हैं, वैसे पांचों कंपलसरी हैं पर 3 पेपर सिंगल हैं और फोर्थ और फिफ्थ जो पेपर है उसके पार्ट हैं। फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी। फिफ्थ बी का जो पार्ट है वो उसमें ऑप्शनल होता है, वो मतलब उसमें कॉलेज की तरफ से ऑप्शन होता है कि कॉलेज ने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है तो वो आपको लेना होता है। तो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज ने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो पता कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। वैसे मोस्टली जो है उनकी चॉइस होती है कॉलेज की, वो हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन जो है उस पेपर को सेलेक्ट करते हैं। तो वो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख लेना आपका क्या है। रही बात एडिशनल सब्जेक्ट की कि उसका पेपर कब होगा, तो एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसका पेपर पहले तो अलग अलग टाइम पे होता था, फॉर्म भी अलग से फिल होते थे और एग्जाम भी उनका अलग से होता था। लेकिन लास्ट टाइम से क्या कर दिया है, आईजीयू ने तो स्पेशली बिल्कुल कर दिया है कि एडिशनल के जो पेपर हैं वो रीअपीयर के जो पेपर होंगे उनके साथ हो जाएगा। तो अगर किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट के फॉर्म फिल कर रखे हैं तो वो आपकी जो डेट शीट आएगी उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना और अपना जो पेपर है वो दे देना। अब बात करते हैं कि जो दो पेपर हैं आपके, जैसे फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, तो ये दो पेपर कैसे होंगे, तो वो आपकी डेट शीट से ही क्लियर होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी उसको एक ही दिन में करा रही है या अलग अलग दिन में करा रही है। क्योंकि कई यूनिवर्सिटी सेम डे कराती हैं, कई अलग अलग करा देती हैं। तो अगर वो सेम डे कराएंगी तो सेम डे होगा तो 40 मार्क्स का ए पार्ट रहेगा और उसका टाइम रहेगा 1.5 घंटा और 40 मार्क्स का बी पार्ट रहेगा, उसका टाइम भी 1.5 घंटा रहेगा। तो दोनों के बीच में हाफ आवर, आधे घंटे का रेस्ट रहेगा, मतलब 1.5 आवर आपका ए पार्ट हुआ, उसके बाद हाफ आवर का गैप और फिर नेक्स्ट जो पार्ट है उसका 1.5 आवर नेक्स्ट पेपर का। तो इस तरह से आपका वो डिवाइड होके आएगा और डेट शीट में आएगा, उसका टाइम वगैरह सब वहाँ दिया हुआ होगा। और अगर अलग से नेक्स्ट डे में कराते हैं, हम अलग से किसी डे में कराते हैं तो वो भी डेट शीट में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट डे में अगर होता है तो ओनली 1.5 आवर का ही होगा, तो वो डेट शीट में आपका टाइम वगैरह सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज की का जो ये टॉपिक है वो। तो पेपर है हमारा फर्स्ट सेकंड, बीएड सेकंड ईयर का है। फर्स्ट पेपर यूनिट फोर्थ है, इसकी लास्ट यूनिट बची हुई थी और इसके जो टॉपिक हैं इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है। पाठ्यक्रम विकास और पाठ्यक्रम परिवर्तन, दो टॉपिक हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपका जो फोर मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इन्हीं में से आना है और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके वो भी इन्हीं दोनों में से आने हैं। तो आपके शॉर्ट और लॉन्ग जो फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, दो लॉन्ग है और एक शॉर्ट रहेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पाठ्यक्रम विकास, ये क्या होता है। तो पाठ्यक्रम विकास जो है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा आपका तो 16 मार्क्स का होगा, तो आपका ये सारा कंप्लीट आ जाएगा। पाठ्यक्रम विकास के बारे में, इसका अर्थ क्या है, इसके घटक क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, और अगर 4 मार्क्स में इसका आएगा तो 4 मार्क्स में इसके जो घटक हैं वो पूछ सकता है आपसे कि पाठ्यक्रम विकास के घटक कौन कौन से वो बताइए। तो आप यहाँ पे 4 मार्क्स में घटक के लिए लिख देंगे और महत्व भी बाई चांस अगर पूछे तो आप 4 मार्क्स में बता देंगे। लेकिन आपको ये कंप्लीट करना है 16 मार्क्स के लिए, ताकि आपका शॉर्ट भी हो जाए और लॉन्ग भी हो जाए। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसका अर्थ बताएंगे। तो पाठ्यक्रम विकास होता क्या है। पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए कुछ योजना बना के और कुछ शिक्षण विधियां और पाठ्यसहगामी क्रियाएं ये सब दी जाती है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है कि बच्चा जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा सीख सके और फिर परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चे के व्यवहार में कितना बदलाव हुआ है, किस सीमा तक बदलाव हुआ है। तो ये जो संप्रत्यय है ये पाठ्यक्रम विकास है। ठीक है,
तो अब ये क्लियर हो गया होगा। पाठ्यक्रम विकास में बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कुछ नियोजित तरीके से अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे जो शिक्षण विधियां हैं वो बदली जाती हैं, कुछ और क्रियाएं की जाती हैं जिनकी वजह से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो, और फिर ये परीक्षण किया जाता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। तो ये जो सारा संप्रत्यय है वो कहलाता है पाठ्यक्रम विकास। अब जो पाठ्यक्रम विकास है इसमें आते हैं इसके घटक। तो पाठ्यक्रम विकास के 4 घटक हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है पाठ्यक्रम विकास के लिए, शिक्षण के उद्देश्य फिक्स किए जाते हैं। शिक्षण के उद्देश्य फिक्स होते हैं कि हमें ये हमारा जो भी शिक्षण होगा उसके ये उद्देश्य हैं, हमें ये उद्देश्य प्राप्त करने हैं। उसके बाद अनुदेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, अनुदेशन के लिए मतलब उसमें शिक्षण पहले उद्देश्य निर्धारित हो गए, अब क्या करते हैं टीचिंग मेथड निर्धारित किए कि किस टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे, क्या पाठ्य विषय वस्तु होगी, और क्या जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होंगी वो होंगी, उनके द्वारा बच्चों को बताया जाए, पढ़ाया जाए कि उनके व्यवहार में बदलाव हो। तो वो कुछ अप्लाई किया जाता है, इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट रेडी किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कराया जाता है। फिर बाद में आता है, उसके बाद आता है फिर मूल्यांकन कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे और जो हमने टीचिंग मेथड दिए हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दी हैं, जो हमने पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराई हैं, इनसे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कहाँ तक हुआ, या हमारे जो उद्देश्य थे वो कहाँ तक प्राप्त हुए, किस सीमा तक प्राप्त हुए, ये देखा जाता है। तो थर्ड इसका आ जाता है घटक मूल्यांकन। उसके बाद आता है फीडबैक। तो फीडबैक में क्या होता है, पृष्ठ पोषण जिसको कह देते हैं। फीडबैक में ये बताया जाता है कि हमारे उद्देश्य ये थे, हमने ये मेथड अप्लाई किया, और अभी जब हमने ये पता लगाया कि इसमें क्या रह गया तो इसमें और सुधार करने की जरूरत है, या फिर हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे कितने उद्देश्य प्राप्त हो चुके हैं, हमें और कितने प्राप्त करने हैं। तो इस तरह से इसका फीडबैक दिया जाता है कि अगर अभी और सुधार करना है तो फिर से शिक्षण उद्देश्य निर्धारित होते हैं, फिर से अनुदेशनात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है, फिर से मूल्यांकन किया जाता है और फिर से फीडबैक दिया जाता है। और इस तरह से जो ये प्रक्रिया है ये चलती रहती है। इसलिए ये कहा है कि पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है। मतलब हम देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं, क्या रह गया, अब हमें ये चेंज करना है, फिर थोड़ा सा चेंज किया, इस तरह से उद्देश्य के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा इसका महत्व कि पाठ्यक्रम जो विकास होता है उसका महत्व क्या है। तो इससे जो भी कुछ कमियां रह गई हैं पाठ्यक्रम में वो बदली जाती हैं। सब्जेक्ट अगर कुछ चेंज करने हो तो वो करने होते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से इसके जो भी महत्व के पॉइंट्स होंगे वो आपको एक्सप्लेन करने हैं और बाद में डिस्कस देते हैं 16 मार्क्स में। तो इस तरह से आपका ये पाठ्यक्रम विकास का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम परिवर्तन की। ये इसमें से भी आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें प्रभावित करने वाले कारक यहाँ से हो सकता है। तो पहले एक बार हम इसको कंप्लीट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे वैसे आप तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसका अर्थ ही हो जाएगा पाठ्यक्रम परिवर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम परिवर्तन का पता होना चाहिए। तो पहले तो पाठ्यक्रम क्या है। अब पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्य विषय वस्तु जो है वो, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो, और उसके अलावा विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज कराई जाती हैं वो सब, उन सब का योग का जो योग है, जोड़ है, वो क्या है, पाठ्यक्रम है। पाठ्य विषय वस्तु, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, विद्यालय के अंदर की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब, उन सब का जो योग होता है वो कहलाता है पाठ्यक्रम। अब बात आती है पाठ्यक्रम परिवर्तन कि पाठ्यक्रम, देखो पाठ्यक्रम शुरू से है, जब से शिक्षा की व्यवस्था है तब से पाठ्यक्रम भी है, और पाठ्यक्रम में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में बदलाव भी शुरू से होता रहता है, क्योंकि सेम पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे समाज में जैसे जैसे बदलाव होता है वैसे वैसे पाठ्यक्रम में भी बदलाव होना जरूरी है और वो किया जाता है। अब बात यह है कि पहले के टाइम में पाठ्यक्रम में बदलाव जो है वो धीरे होता था, क्योंकि समाज में परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा था। लेकिन अभी पाठ्यक्रम में बदलाव जो है उसमें उसकी गति तेज हो गई है, क्योंकि हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं, वो बहुत तेजी से बदली हैं, और इसीलिए पाठ्यक्रम में बदलाव होना भी जरूरी है, ताकि
हमारी जो वर्तमान जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित हो और जो हमारे उद्देश्य हैं, बच्चों को शिक्षा देने के, शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त किया जा सके। इसलिए पाठ्यक्रम में बदलाव होना ज़रूरी है, परिवर्तन होना ज़रूरी है। तो ये हो गया पाठ्यक्रम में बदलाव होता क्या है। फिर आप इसकी डेफिनेशन दे देंगे। उसके बाद आ जाएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता में तो वही हो जाएगा, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सब्जेक्ट, जो विषय अब यूजफुल नहीं है उनको हटा दिया जाता है, नए ऐड ऑन कर लिए जाते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार है वो कर लिए जाते हैं। तो जो ऐसे विषय थे जिनकी जरूरत नहीं वो हट गए। तो इस तरह से आप इसकी आवश्यकता बता देंगे। आवश्यकता और महत्व में, महत्व के पॉइंट भी इसके सेम हो जाएंगे कि आवश्यकता क्यों है, महत्व क्यों है, इसलिए है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रभावित करने वाले कारक, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, कि जो पाठ्यक्रम में बदलाव होता है उसको क्या, उस पर क्या इफेक्ट डालते हैं, कौन से कारक है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में जो बदलाव होता है वो किन कारकों के द्वारा होता है, उसमें आपका आ जाएगा सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और दार्शनिक कारक। तो ये कारक हैं जो पाठ्यक्रम जो परिवर्तन है उसको प्रभावित करते हैं। इन कारकों में जब बदलाव होता है तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसके भी पॉइंट्स हैं, अलग अलग आपके तैयार कर लेंगे आप कि कौन से सामाजिक कारक हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित कर रहे हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, कौन से दार्शनिक कारक हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं इनमें जो क्वेश्चन होंगे उसकी। तो कंप्लीट जो क्वेश्चन होगा आपका 16 मार्क्स का ये हो सकता है, पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ बताइए, परिभाषा दीजिए। देखिए, अर्थ और परिभाषा तो ना भी पूछे तो आप बता देंगे, उससे आपका जो क्वेश्चन है उसका जो उसका आंसर जो देखेंगे, कोई भी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इसने मीनिंग भी बताया, डेफिनेशन भी बताया, फिर जो भी कुछ पूछा है वो भी बताया है। तो पहले आप अर्थ और परिभाषाएं तो कर ही लीजिए, उसके अलावा आपसे आवश्यकता है महत्व पूछे तो वो कर लीजिए। इसको प्रभावित करने वाले कारक, अगर पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक कारक। और अगर आपसे वो कोई प्रॉपर ही पूछ लेता है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक बताइए, तो आप सामाजिक के पॉइंट्स दे देंगे, मनोवैज्ञानिक बताइए तो मनोवैज्ञानिक के दे देंगे, दार्शनिक बताइए तो दार्शनिक के दे देंगे। दूसरा बेनिफिट इससे ये होने वाला है कि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है इनमें से, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक या दार्शनिक कारक में, तो आप इसको भी वहां पे कर सकते हैं। तो ये दो ही पॉइंट टॉपिक है इसमें जो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन। तो ज्यादा भी नहीं है और इजी भी है, ऐसा भी नहीं है कि हार्ड है, इजी है। तो आप इनको कर सकते हो और इस यूनिट के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई इस यूनिट की बात। फोर्थ यूनिट ये आपकी कंप्लीट हो गई है। और ये जो आपका पेपर है सेकेंड ईयर का फर्स्ट जो पेपर है वो भी, उसकी चारों यूनिट कंप्लीट हो गई है, वो कंप्लीट हो गया है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको और बता दूंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हालांकि मैंने ये यूनिट करा दी है, इनके टॉपिक्स करा दिए हैं और ये टॉपिक करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, आप सभी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स बीएड के ऐसे होते हैं जो बीएड करने में इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि जितने स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं वो सारे के सारे इंटरेस्टेड हो टीचिंग लाइन में, ऐसा नहीं है, बहुत से नहीं होते हैं। तो जो स्टूडेंट टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं, टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और इस फील्ड में उनको आगे जाना है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके पेपर हैं, उनको डीपली पढ़िए। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बीएड में अच्छे मार्क्स लाने पर मत रहिए, क्योंकि आपको आगे उसमें जाना है। और अगर आपको आगे तक जाना है तो आप इसको, जो भी आपका बीएड का सिलेबस है, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का हो, उसको डीपली पढ़िए। क्योंकि इन फ्यूचर जब आप टीचिंग लाइन में कहीं भी कोई भी टेस्ट देंगे तो इसमें से आपके क्वेश्चन आने ही आने। तो अब आप आगे चल के फिर से बुक्स लें और फिर से उनको पढ़ें, और वो जो आपका टाइम आगे जो है वो जाने वाला है, वेस्ट जाएगा। उससे अच्छा है कि आप अभी से इन बुक्स को डीपली पढ़ें, ताकि आपको अभी भी बेनिफिट हो और आगे के लिए आपका बेस तैयार हो जाए। ठीक है, और जो बेचारे ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि नहीं, किसी भी वजह से कोई उनकी सिचुएशन ऐसी रही हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी मुझे सिर्फ फिलहाल तो अच्छे मार्क्स लेके पास ही होना है, उसके बाद मैं तैयारी कर लूँगा, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आपको किस तरह से करना है, जैसा सही लगे वैसे कीजिए।
मेरी राय तो यही है कि जो इंटरेस्टेड हैं उन्हें डीपली करना चाहिए, ताकि आप अभी भी आप अच्छे मार्क्स लो और आगे के लिए भी आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।